अभी जो इस पार्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम शुरुआत करें ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दी हड़प्पन से, कि हड़प्पन सभ्यता का जो ड्रेनेज सिस्टम था उसकी मेन फीचर्स क्या थी। पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन हमें मिले हैं, लेकिन जो सबसे यूनिक फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन की है वो उसकी टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम। तो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज वार द वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन शहरों की जो सबसे यूनिक फीचर थी वो थी इसकी वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ईच हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। हर घर है वो स्ट्रीट में जो गलियों की जो ड्रेन्स थी उससे कनेक्टेड था। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटार लाइम एंड जिप्सम। जो ड्रेन्स थी वो मोटार लाइम और जिप्सम से बनी हुई थी। दे वर कवर्ड विद द बिग ब्रिक्स विच कुड नॉट बी लिफ्टेड इजीली टू क्लीन द ड्रेन्स विच कुड बी लिफ्टेड। जो बड़ी बड़ी ईंटों से ढकी हुई थी जिनको आसानी से सफाई करने के लिए उठाया भी जा सकता था। फॉर सीवेज फ्रॉम द हाउसेज पिट्स वर प्रोवाइडेड एट आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। साथ ही जो घर का जो सीवेज निकलता था उसके लिए दोनों साइड में पिट्स भी बने हुए थे, गड्ढे भी बने हुए थे जहाँ पर उनको डाला जा सके। ड्रेनेज सिस्टम वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल वाज प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद स्टम्प्स फॉर क्लीनिंग। एक बहुत लंबी नालियाँ बनी होती थी जिनमें कि एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर होल भी छोड़े जाते थे जिनसे कि उनकी सफाई सुनिश्चित की जा सके। ये हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम है। इन स्मॉलर सेटलमेंट सच लोथल जैसे जो छोटे छोटे शहर थे जहाँ पर सेटलमेंट बहुत कम होता था। दी हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स एंड ड्रेन्स वर मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स। यानी कि लोथल जैसे शहर जहाँ पर जो घर थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको एमसीक्यू ध्यान रखने का। लोथल जैसा एक छोटा सा सेटलमेंट जिसमें कि नॉर्मली जो घर हैं वो तो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ड्रेनेज इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ड्रेनेज को पक्की ईंटों से बनाया गया है। यानी कि लोथल जैसा शहर जो कि एक छोटा सा सेटलमेंट था जो कि अपने पोर्ट के लिए फेमस था, साथ ही अपने बीड मेकिंग के लिए फेमस था, उस शहर के अंदर भी ड्रेनेज पक्की ईंटों से बना हुआ, जबकि वहाँ के घर हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। तो आप सोच सकते हो कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना इफेक्टिव था और साफ सफाई का वो कितना ध्यान रखते थे। लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल्स मोस्टली सैंड हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड अलोंगसाइड द ड्रेन्स। दिस शोज दैट द ड्रेन्स वर क्लीन्ड एट द रेगुलर इंटरवल। साथ ही जो ड्रेन्स के आसपास हैं वो हमें कचरे के ढेर भी मिले हैं जिनसे ये पता लगता है कि वो ड्रेन्स को रेगुलर रूप से सफाई वगैरह भी करते थे। ग्रेट बात जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसको स्पेशली हम मानते हैं कि ये किसी रिलीजियस रिचुअल के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता होगा। इसकी साइज़ वगैरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कैथेड्रल जो अपर पार्ट था जो कि वेस्ट साइड में बना होता था वहाँ पे ये मिला है। स्पेशली स्पेशल बिल्डिंग जो कि ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदड़ो भी इसको बोलते हैं। सच बिल्डिंग्स फॉर यूज फॉर सम रिलीजियस ओकेजन्स ऑन पब्लिक गैदरिंग्स। ये रिलीजियस रिचुअल्स के लिए या फिर किसी पब्लिक गैदरिंग के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता होगा। ग्रेट बाथ वाज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय द कॉरिडोर्स ऑन ऑल फोर साइड्स। ये रेक्टेंगल शेप में होता था, दोनों साइड इसकी सीढ़ियाँ लगी होती थी, साथ ही इसकी चारों साइड में अलग अलग टाइप के कॉरिडोर के अंदर कुछ रूम्स भी बने होते थे जिनमें अलग अलग टाइप के बाथरूम्स भी बने हुए थे। द टैंक वॉज मेड बाय द वाटर टाइट बाय द लेइंग ब्रिक्स ऑन द एज एंड यूज मोटर एंड जिप्सम। जो स्नानागार था इस स्नानागार को पूरी तरह से वाटर टाइट किया जाता था, यानी पानी से रिश्ता नहीं था। उसके लिए इसकी जो लोअर पार्ट था उसमें ब्रिक्स लगाई गई थी, ईंटें लगाई गई थी, और ब्रिक्स की जो दो ईंटों को जो जोड़ने की जगह होती है वहाँ पर मोटर और जिप्सम का यूज कर उसे लॉकडाउन किया गया था ताकि पानी का रिसाव नहीं हो सके। रूम्स वर मेड ऑन थ्री साइड्स ऑफ द टैंक विद वन रूम हैविंग ए लार्ज वेल। एक जो रूम्स थे उसके तीन साइड बने हुए थे जिनमें से एक रूम के अंदर एक बड़ा सा कुआं भी हमें मिला है। द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू ए ह्यूज ड्रेन। जो टैंक का जो पानी होता था वो एक बड़ी ड्रेन में गिरता था। अक्रॉस द लेन देयर वर स्मॉलर बिल्डिंग्स विद 8 bathrooms from 4 at each side of a corridor with drains from each bathroom connected to a drain that ran along the corridor। जो कॉरिडोर के दो साइड में हमें चार चार टाइप के बाथरूम भी मिले हैं। एक साइड फोर बाथरूम, एक वन साइड अनदर साइड इज ऑल्सो 4 bathrooms। और बाथरूम्स की ड्रेन्स हैं वो भी सारी की सारी कॉरिडोर की ड्रेन से कनेक्टेड है। अब ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेज स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट द सोशल डिफरेंसेज। कि कोई भी सोशल सोसाइटी होती है, कोई भी सोसाइटी होती है, उन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमारी आज की मॉडर्न सोसाइटी, इन मॉडर्न सोसाइटी में भी यदि हम सोशल डिफरेंस को काउंट करने लगे तो जैसे रिच होते हैं, पुअर होते हैं, मिडिल क्लास होती है, इस प्रकार के सोशल डिफरेंसेज उस समय की सोसाइटीज़ में भी अवेलेबल थे। तो इस प्रकार के सोशल डिफरेंसेस को किस प्रकार से काउंट किया जाए या उनका पता कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए नॉर्मली जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं वो दो तरीकों को यूज़ करते हैं। पहला होता है कि वो बर्लियर्स होती हैं, जो आपकी कब्रें होती हैं उनको वो स्टडी करते हैं। क्योंकि नॉर्मली यदि आपने बहुत सारी सभ्यताएं बाकी मेसोपोटामियन है या नील का जो दजला फरात की जो सभ्यता है, इन सब में आपने देखा होगा जो पिरामिड्स वगैरह हैं या फिर जो दूसरी कब्रें होती हैं उनके अंदर लोग जो मरने वाला होता था उसके साथ बहुत सारी कीमती वस्तुओं को भी साथ रख देते थे, क्योंकि उस समय के लोगों का रिलीजियस जो बिलीफ होता था कि जो आने वाली लाइफ है उनमें उनको इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसी प्रकार से यदि साउथ इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी हमें कब्रें मिली हैं जिनके अंदर लोहे की चीज़ें रखी हुई हैं।
तो इसलिए बर्लियर्स के अंदर ये ध्यान रखा। अब ये है कि बर्लियर्स को स्टडी करने से क्या पता चलेगा। देखिए सिंपल सा है, यदि कोई पर्सन है रिच फैमिली से बिलोंग करेगा तो उसकी जो कवर होगी उसको उसके अंदर आपको ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिलेंगी और वस्तुओं की संख्या ज़्यादा होगी। और यदि कोई पर्सन है लोअर क्लास से बिलोंग करता होगा या पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा तो उसके साथ उसके रिलेटिव ने उसकी कवर में कम वस्तुएं रखी होंगी, कम कीमती वस्तुएं रखी होंगी। ये और दूसरा जो तरीका होता है लोगों का सोशल डिफरेंस पता करने का, वो होता है कि किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स यूटिलाइज करते थे। नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं हम उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक आपका यूटिलियन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में जो यूज किए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर इस प्रकार के सब्सटेंस से बनाए जाते हैं जिनकी कीमतें कम होती हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में हम जिन बर्तनों का यूज़ करते हैं वो सारे बर्तन हमारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली स्पेशल ओकेजन पे आप बर्तनों का यूज़ करोगे तो आप कैसा यूज़ करते होंगे। हो सकता है यदि कोई रिच फैमिली है तो वो सिल्वर के बर्तन भी यूज़ करते हो। ओके, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो डे टू डे लाइफ में आप जो ऑर्नामेंट्स पहनते हो वो नॉर्मल ऑर्नामेंट्स होते हैं और स्पेशल टाइम में आप स्पेशल ओकेजन्स के अकॉर्डिंग अपने ऑर्नामेंट्स लेते हो। तो इसी प्रकार से जो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि केवल रिच लोग, जैसे हमारे मिडिवल टाइम में हम बात करें जो रेशम होता था, जो सिल्क होता था, उसको केवल अपर क्लास की सोसाइटी के लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था, हैंडमेड सिल्क का। इसी प्रकार आज भी हम देखें तो ज़्यादातर जो हैंडमेड कपड़े होते हैं वो आपकी अपर क्लास की सोसाइटी के द्वारा ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ओके, तो इससे इन डिफरेंट चीज़ों से हम जो है सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेज है उनको ट्रेस कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट ने भी यहाँ पे कुछ अध्ययन किया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या इस प्रकार के सोशल डिफरेंसेज अवेलेबल थे या उनमें कुछ इस प्रकार का कोई सोशल डिफरेंस सिस्टम अवेलेबल था। तो पहले जो बर्लियर्स की जो स्टडी की गई तो स्टडीज टू एनालाइज सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस अमंग पीपल लिविंग विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर इंक्लूड स्टोरी ऑफ द बर्लियर्स एट बर्लियर्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। जो जनरली वहाँ पे जो उस समय लोगों को दफनाया जाता था तो पिट्स के अंदर उनको दफनाया जाता था। सम ऑफ पिट्स वर लाइंड बाय ब्रिक्स, कुछ पिट्स हैं उनको ब्रिक्स के द्वारा भी ढका गया था, बनाया गया था, ठीक है। सम ऑफ द बर्लियर्स कंटेंट ऑर्नामेंट्स पोएट्री इटीसी मे बी बिलीव दैट दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड आफ्टर लाइफ। इनमें से कुछ कब्रों के अंदर हमें आभूषण मिले हैं, कुछ पोइट्री वगैरह मिली है, यानी जो मिट्टी के बर्तन वगैरह इस प्रकार की चीज़ें मिली हैं जो लोगों का ये बिलीव दर्शाता है कि लोग ये मानते थे कि इन चीज़ों का उन्हें आफ्टर लाइफ में जो ज़िंदगी के बाद जो आने वाली मौत के बाद जो आने वाली लाइफ है उसके अंदर उनको यूज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल्स में द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, कुछ एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जो मरने वाले व्यक्ति थे उनके साथ जो कॉपर से बने हुए मिरर थे, जो तांबे से बने हुए दर्पण थे, उनको डाला गया था। ज्वेलरीज वर फाउंड इन बोथ मैन एंड वीमेन बर्लियर्स विच मेड दैट बोथ मैन एंड वीमेन यूज ऑर्नामेंट्स। जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स की कब्रों में ही हमें गहने मिले हैं, ज्वेलरीज मिले हैं, तो जिससे हमें ये पता लगता है कि मैन एंड वीमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे, दोनों ही गहनों का यूज़ करते थे। बट इन जनरल हड़प्पन नेवर बिलीव्ड इन बाइंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। लेकिन जो सारी की सारी कब्रों को ज़्यादातर जो अध्ययन किया गया उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने सिंपल सा आउटकम ये निकाला कि हड़प्पन लोग हैं वो अपने मृतकों के साथ, अपने डेड पर्सन के साथ किसी भी प्रकार की कोई वैल्यूएबल आइटम को नहीं रखते थे। जो भी कब्रों से जो चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी कॉमन चीज़ें हैं और वो सारी की सारी इतनी प्रीशियस नहीं है, जिसलिए हमने ये फाइंडिंग निकाली कि नॉर्मली हड़प्पा में जो मरने वालों के साथ जो चीज़ें रखी जाती थी वो नॉर्मली कॉमन चीज़ें होती थी और वो इन चीज़ों में भरोसा नहीं करते थे। अगला जो हम स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स के द्वारा हम सोशल डिफरेंस का पता लगाते हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स जो यूज़ करते थे उससे हमें सोशल डिफरेंस के बारे में कैसे पता लगता है। तो स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स इज अनदर स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट द सोशल डिफरेंसेज। सॉरी, जो आर्टिफैक्ट्स का वो यूज़ करते हैं उनसे हमें सोशल डिफरेंस का पता लगाने की हमारी दूसरी प्लानिंग होती है। आर्टिफैक्ट्स है उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, यूटिलियन आर्टिफैक्ट्स और लग्जरियस, यानी कि जो डे टू डे लाइफ में काम आने वाले आर्टिफैक्ट्स और लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स, यानी जो लग्जरी के लिए यूटिलाइज करते हैं। लग्जरी आइटम्स होते हैं वो नॉर्मली अपर क्लास के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और यूटिलियन आइटम है वो आपके सभी के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन और क्ले। दीज इंक्लूड क्वेंस, पोइट्री, नीडल्स, फ्लेश रबर्स etc एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सभी के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ के उपयोग करने वाले होते हैं, वो आपको पूरी सोसाइटी में फैले हुए दिखाई देते हैं और सभी लोगों के द्वारा इक्वल रूप से यूटिलाइज किए जाते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल बहुत सारी प्रकार की पोइट्री हो सकती है, नीडल्स यानी जो सुई हो सकती है, फ्लेश हो सकता है, रबड़ हो सकता है, या फिर क्वेन जो पीसने की जो चक्की होती है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लग्जरी आर्टिफैक्ट्स आर रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जो लग्जरी वाले आर्टिफैक्ट्स होते थे वो ज़्यादातर जो प्रीशियस या वैल्यूएबल मटेरियल से बने होते थे और
जनरली ये सारे के सारे जो लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में पाए गए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, लोथल में पाए गए हैं। फॉर एग्जांपल लिटिल पोट्स वर यूज्ड एज ए परफ्यूम बोतल, जैसे कि वहाँ पे छोटे छोटे पोट्स पाए गए हैं, उनको परफ्यूम की बोतल के रूप में यूटिलाइज किया जाता था। मेथड्स ऑफ मेकिंग क्राफ्ट बाय द हड़प्पन के द्वारा क्राफ्ट है वो कैसे बनाया जाता था, क्राफ्ट का मेकिंग वहाँ पे कैसे होता था। तो स्पेशल टूल्स फॉर यूज फॉर द क्राफ्ट वर्क, जो क्राफ्ट वर्क के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस प्रकार मिली है कि वहाँ पे हमें इस प्रकार के बहुत सारे टूल्स मिले हैं जो कि क्राफ्ट वर्क के लिए यूटिलाइज किया जाता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट द चंदूहारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट द धोलावीरा। जो क्राफ्ट से रिलेटेड जो काम है उससे रिलेटेड जो एविडेंस है वो हमें चंदूहारो पाकिस्तान में है, लोथल और धोलावीरा में मिले हैं। नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स, जो सेल होते हैं, जो शंख वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शंख वाले उन चीज़ों से जो ऑब्जेक्ट तैयार किए जाते थे उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड सेंटर है वो नागेश्वर और बालाकोट है। चंदूहारो वाज द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, इट वाज स्पेशलाइज्ड इन बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सेल मेकिंग एंड वेट मेकिंग। चंदूहारो था वो इस प्रकार की बीड मेकिंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर सेल कटिंग और मेटल मेकिंग का भी काम होता था। अब ये कि कोई भी सिटी है वो क्राफ्ट सिटी के रूप में काम कर रही है या वो क्राफ्ट सेंटर है या नहीं है, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं। तो इसके बारे में सिंपल सी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पत्थर से मूर्ति बनाने का काम होता है, ठीक है, हम केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पत्थर से मूर्ति बनाई जाएगी तो जो मूर्तिकार होता है वो क्या करता है, अपने छेनी और हथौड़े के द्वारा लगातार पत्थर को तराश करता है, और जब वो मूर्ति अपने शेप में आती है तब तक वो बहुत सारे पत्थर को वहाँ पर छेनी और हथौड़े से काटता रहता है। तो इस प्रकार से जो पत्थर के जो हीप है वो जो पत्थर उस मूर्ति को बनाने में जितना भी पत्थर उसने काटा उस पत्थर को कहीं ना कहीं तो वो डालते होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जहाँ पे सेल कटिंग वगैरह काम होता था, बीड का काम होता था, तो काम होने के बाद हमें इन जो रॉ मटेरियल है, इन रॉ मटेरियल से जो बचा हुआ मटेरियल है या जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने में जो मटेरियल ख़राब हो गया या उसको काटना पड़ा, फेंकना पड़ा, उन सब के हीप्स मिले इन पर्टिकुलर जगह पे, जिससे हमने ये आइडिया लगाया कि ये पर्टिकुलर जो इस जगह है वो इस प्रकार से क्राफ्ट मेकिंग के लिए यूटिलाइज किए जाते होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यही क्राफ्ट मेकिंग तक हम पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप करते रहिए। पार्ट 3 लेके मैं जल्दी आता हूँ आपके सामने। थैंक यू, बाय बाय।